बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज मैं अपने उसी लैंग्वेज लेक्चर्स के सिलसिले में कि हाउ टू लर्न इंग्लिश का लेक्चर नंबर 7 आज मैं लेके आया हूं। और आज का जो लेक्चर है वो एक और पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में है जो उतना ही इम्पॉर्टेंट है। पिछला पार्ट ऑफ स्पीच जो हमने पढ़ा था वो था नाउन, ठीक है। आज का जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है प्रोनाउन, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। प्रोनाउन कितनी किस्मों का होता है, प्रोनाउन कैसे फंक्शन करता है इंग्लिश लैंग्वेज में, उसका रोल क्या है, ठीक है। अच्छा बच्चों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ। कुछ बच्चे मुझे मैसेज भी करते हैं, पूछते भी हैं। ये जो वीडियोस, ये जो लेक्चर्स हमारे शुरू हुए हैं हाउ टू लर्न इंग्लिश, ये बेसिक लेक्चर्स है। मैंने आपको कहा था अभी मैं बेसिक इंग्लिश आपकी इम्प्रूव कर रहा हूँ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये जब बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म होंगे, ये बेसिक्स होंगे, फिर मैं बेसिक टेंसेज आपको पढ़ाऊँगा। इसके बाद फिर जाके मैं इनकी एडवांस चीज़ें पढ़ाऊँगा। अब यही नाउन है मिसाल के तौर पर जो हमने पढ़ा था, उसके भी आगे एडवांस यूजेज है। इसी तरह प्रोनाउन की भी एडवांस यूजेज है। तो अभी आप ज़हन में रखिए, अगर मैं एडवांस और बेसिक दोनों को मिक्स कर लूँ तो वो मकसद ख़त्म हो जाता है। यानी मीन्स हमारा मकसद फेल हो जाता है जिस मकसद के लिए हम कर रहे हैं। हम तो कर रहे हैं कि अपनी पहले बेस ठीक करें। जब आपकी बेस ठीक हो जाती है तो फिर आप उसकी एडवांस यूजेज जल्दी सीख लेते हो। तो इंशाल्लाह मैं इन चीज़ों से रिलेटेड हर यूजेज, हर इस्तेमाल, हर ईजीएस्ट और कॉम्प्लिकेटेड अपनी आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि इन वीडियोस को पूरे सीक्वेंस के साथ देखें, एक एक पॉइंट नोट किया करें। जो लर्नर्स हैं और बहुत लर्नर्स हैं, बहुत से लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि मैट्रिक लेवल से लेके मास्टर्स लेवल तक, इवन टीचर जो लोग हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, ठीक। चलें अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक से। तो जैसे मैंने कहा कि मेरा आज का टॉपिक है कि प्रोनाउन क्या है। तो अगर हम देखें तो प्रोनाउन किन अल्फाज को कहा जाता है कि द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। जैसा पिछले लेक्चर में कहा था कि नाउन बहुत वसी, यानी रेत के एक ज़र्रे से लेके अल्लाह ताला की ज़ात तक हर चीज़ नाउन है। तो जब हम एक फ़िक्रे में या एक पैराग्राफ में एक नाउन को ना लिखना चाहें तो उसका मुतबादल क्या है, तो उसका मुतबादल हमारे पास होता है प्रोनाउन। तो जब वो मुतबादल प्रोनाउन है, मसलन मेरा नाम है नसीर, अगर मैं अपना नाम नहीं लिखना चाहता तो मैं अपनी बात करना चाहता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ तो अपने लिए लगाऊंगा। वो जो मैं लगाऊंगा उसको कहा जाएगा दिस इज़ अ प्रोनाउन। सो एनी वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज़ कॉल्ड अ प्रोनाउन, ठीक। मिसाल के तौर पे तारिक इज़ अ बॉय, तारिक इज़ अ बॉय, इसमें बात किसकी हो रही है? तारिक की बात हो रही है। और क्या बात हो रही है कि वो एक लड़का है, ठीक है। ही लिव्स नियर माई हाउस, ही लिव्स, अब ये ही किसके लिए हमने यूज़ किया? तारिक के लिए, क्योंकि जब दोबारा जिक्र हो, वैसे भी रूल भी इंग्लिश का क्या है कि जब एक नाउन का पैराग्राफ में दोबारा जिक्र आ जाए, ठीक है, तो उसको दोबारा नाउन के तौर पे मत यूज़ किया करें, उसको प्रोनाउन के तौर पे यूज़ किया करें। वो प्रोनाउन ही अच्छा लगता है। तो मैं ये अगर देखो ना, मैं कहता हूँ तारिक इज़ ए बॉय, तारिक लिव्स नियर, ये अच्छा नहीं लगेगा। ही लिव्स, ठीक है। ही लिव्स नियर माई हाउस, हिज फादर इज़ ए डॉक्टर, उसका बाप एक डॉक्टर है। तो देखो, अगर एक पैराग्राफ हम लिख रहे हैं, एक ऐसे हम लिख रहे हैं, एक स्टोरी हम लिख रहे हैं, उसमें अगर हमने एक नाउन को इस्तेमाल कर लिया है, उसके बाद फिर हम उसको जितनी दफ़ा भी इस्तेमाल करेंगे तो हम उसका प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। अब इस चीज़ से एक बात साबित होती है कि इसका मतलब है कि प्रोनाउंस की तो फिर बड़ी वैरायटी है, हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब मैं अपने लिए अगर प्रोनाउन लगाना चाहूँ तो मैं कौन कौन सा प्रोनाउन लगा सकता हूँ, ये देखना। इसके लिए अगली चीज़ होती है कि ये देखना कि प्रोनाउंस कितने पर्सन्स में आते हैं। तो बच्चों, प्रोनाउंस 3 पर्सन्स में आते हैं। हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसको कहा जाता है? फर्स्ट पर्सन इज द वन हु इज टॉकिंग, द वन हु इज स्पीकिंग टू एनीवन। इफ आई एम टॉकिंग, मैं किसी से भी मुखातिब हूं, मैं जो बात कर रहा है, द वन हु इज टॉकिंग, द वन हु इज स्पीकिंग, ही इज द फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब देखो, मैं अपने लिए क्या क्या लगा सकता हूँ। मतलब मैं जब अपना नाम ना लिखना चाहूँ तो मैं अपने लिए क्या लगा सकता हूँ? मैं अपने लिए आई का वर्ड लगा सकता हूँ, मी का वर्ड लगा सकता हूँ,
माई का वर्ड लगा सकता हूँ, माई सेल्फ लगा सकता हूँ, माइन लगा सकता हूँ। अगर मैं अकेला नहीं हूँ, हम 2-4 लोग हैं जिनकी जो बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है फिर हम वी का लफ्ज़ लगाएंगे, अस का लफ्ज़ लगाएंगे, आर का लफ्ज़ लगाएंगे, आर्स का लफ्ज़ लगाएंगे, फिर आर सेल्फ्स का लफ्ज़ लगाएंगे। ये सारे हमारे अल्फाज हैं। अब अगर देखा जाए तो अगर एक फर्स्ट पर्सन के लिए, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके लिए अगर 6, 7, 8 प्रोनाउंस लगाए जा सकते हैं, तो साबित हुआ इनका कोई ना कोई यूजेज होगा, रूल होगा। आज हमने यही सीखना है कि वो रूल क्या है। उसी रूल से, वो रूल ही उसकी टाइप भी है, वो रूल ही उसका फंक्शन भी है। फिर बाद में अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं उसकी एक्सरसाइज भी कराऊंगा। ठीक। सो फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा होता है, सेकंड पर्सन द वन विद हुम द फर्स्ट पर्सन इज टॉकिंग, यानी फर्स्ट पर्सन चाहे वो एक बंदा है या ज्यादा लोग हैं, जिससे मुखातिब है। अब मैं जिससे मुखातिब हूं, मैं उर्दू में उसको क्या बोलूंगा, आप या तुम। उर्दू में क्या बोलूंगा, आप। अब चाहे वो एक बंदा हो तब भी मैं आप कहूंगा अदब से, या ज्यादा हो तब भी कहूंगा, मैं कहूंगा आप, और आप ज्यादा के लिए भी, या तुम। ठीक है, तुम का लफ्ज हम इस्तेमाल करेंगे, तुम हम सिंगुलर के लिए ज्यादातर यूज करते हैं, आप हम प्लूरल के लिए भी यूज कर लेते हैं, अदब के लिए भी यूज कर लेते हैं। ठीक है। सो जो बात कर रहा है वो या मैं है या हम है। अगर मैं अकेला हूं तो मैं हूं, अगर हम ज्यादा हैं, मैं 2-3 बंदे बैठ के बात कर रहे हैं, तो हम हो गए, तो हम फर्स्ट पर्सन हो गए। जिससे हम बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन हो गया, तो सेकंड पर्सन। इसके लिए जो प्रोनाउंस यूज होते हैं वो होते हैं यू, योर, योर सेल्फ। ठीक है, ये इस तरह के प्रोनाउन जो है हम यूज कर सकते हैं, योर्स का वर्ड यूज कर सकते हैं। सो ये सारे प्रोनाउन जो हैं दे सेकंड पर्सन के लिए यूज होते हैं। और सेकंड पर्सन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वो यू ही रहता है। मतलब मेरे सामने 10 लोग बैठे हों, तो मैं कहूँगा भाई तुम लोग मेहनत नहीं कर रहे, तो मैं कहूँगा यू पीपल आर नॉट वर्किंग, यानी तुम लोग, यू पीपल। या तुम मेहनत नहीं कर रहे, आप मेहनत नहीं कर रहे। ठीक है, यू, सब यू हैं। अब उनमें से एक है तारिक, तुम मेहनत नहीं कर रहे, तारिक यू आर नॉट वर्किंग। सो एक बंदे के लिए भी मैंने यू का वर्ड यूज कर लिया। सो यू इज यूज फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल एज वेल। इसी तरह थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में, द वन अबाउट हुम वी आर टॉकिंग, जिसकी बात हो रही है। जैसे मैं बात कर रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन, मेरे सामने लोग बैठे हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूं, सेकंड पर्सन। जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं वो चाहे फिर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, उनके लिए हम लफ्ज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसमें जानदार भी हैं, उसमें बेजान भी हैं, उसमें जानवर भी हैं, उसमें चीज़ें भी हैं। उसके लिए हम ही भी यूज़ करते हैं, शी भी यूज़ करते हैं, इट भी यूज़ करते हैं, दे भी यूज़ करते हैं, देम भी यूज़ करते हैं, देयर, देयर्स, हर, हर्ज, इस तरह के अल्फाज हम बेशुमार अल्फाज जो हैं हम उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर इट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इट्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये सब जो हैं इनका, इसका मतलब सिर्फ इनके नाम आना काफ़ी है? नो, नाम आना जिस तरह पिछले लेक्चर में कहा था वो सिर्फ पहचान है। मुझे पता है इधर मैंने आई आना है, कैसे आना है ये इसका इस्तेमाल है, तो हमें उसके इस्तेमाल का भी पता होना चाहिए। ठीक। सो दूसरी चीज़ आ गई कि प्रोनाउन जो हैं वो उनके पर्सन्स कितने हैं, तो साबित हुआ कि 3 पर्सन्स हैं, एक जो बात कर रहा है, एक जिससे बात कर रहा है, और एक जिसकी बात कर रहा है। ठीक। उसके बाद हम आ जाते हैं कि ये जो प्रोनाउन है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंग्लिश में जनरली ये 3 केसेस में इस्तेमाल होते हैं। वी कॉल देम 3 केसेस इन विच दे आर यूज्ड। ठीक। उर्दू में हम कहते हैं 3 हालतें आम तौर पे, वैसे तो इससे ज़्यादा भी हैं, ये आम है ना, जनरल होता है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। ये 3 हालतें हैं जिसमें ये इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इसमें 3 हालतों में सबसे पहली हालत होती है, इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। उर्दू में सब्जेक्टिव केस, या इसका दूसरा नाम है नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। अब उर्दू में हम कहते हैं इसको फाइल वाली हालत। अब कई बच्चे जो हैं इसको कंफ्यूज कर लेते हैं, वो समझते हैं कि शायद हम फाइल को यानी सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस कहते हैं। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। सब्जेक्टिव केस is basically the use of a pronoun before a verb, यानी वर्ब से पहले। अब वर्ब फिक्रे में जहां भी आया हुआ है, अमूमन सेंटर में ही आता है, उससे पहले जब हमने एक प्रोनाउन लगाना है, चाहे वो फिक्रा एक्टिव का हो
चाहे वो फिक्रा पैसिव को हो। आपको पता है, आपने पीछे पढ़ लिया हुआ है लेक्चर नंबर 2 में कि अगर एक्टिव फिक्रे हों तो सब्जेक्ट पहले आता है, पैसिव फिक्रे हों तो ऑब्जेक्ट पहले आता है। अब चाहे सब्जेक्ट पहले लगा हो या ऑब्जेक्ट पहले लगा हो, सब्जेक्ट होना या ऑब्जेक्ट होना वो उसकी पहचान है, आइडेंटिटी है। हालत उसकी हमेशा कौन सी होगी? सब्जेक्टिव यानी नॉमिनेटिव। ठीक, मसलन मिसाल के तौर पे बस मैं कहता हूँ ही गोज़ टू लाहौर एवरी वीक, वो हर हफ्ते लाहौर जाता है। अब देखो इसमें ये एक्टिव का फिक्रा है, सब्जेक्ट कौन है? ही। सब्जेक्ट कौन है? ही, वो जाता है। अब वो सब्जेक्ट भी है और वर्ब से पहले भी आया है, तो हम कहेंगे ये सब्जेक्ट भी है और सब्जेक्टिव केस भी है, ये नॉमिनेटिव केस भी है। ठीक है, इसी तरह मैं कहता हूं ही इज पनिश्ड बाय द टीचर, ही इज पनिश्ड बाय द टीचर, कि उसको उस्ताद सजा देता है। तो अब यहां फिर बात किसकी हो रही है? ही की। ही को सजा दी जाती है, पैसिव का फिक्र आ गया। ही खुद तो कुछ नहीं कर रहा, उसको सजा दी जा रही है। लेकिन फिर देखें पनिश्ड वर्ब से पहले ही आया है। अब यहां ये आप कहेंगे ऊपर वाले फिक्रे में भी ही, इधर भी ही, वो ही सब्जेक्ट था, ये ही ऑब्जेक्ट है। और ये, लेकिन ये भी किस हालत में आया है? सब्जेक्टिव केस में आया। तो सब्जेक्टिव केस में क्यों आया? क्योंकि ये वर्ब से पहले आया। तो सबसे पहली जो केस होता है सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, ये वो केस होता है जिसमें जब एक प्रोनाउन जो है वो वर्ब से पहले आ जाए, चाहे सब्जेक्ट के तौर पे आए या ऑब्जेक्ट के तौर पे आए, हम कहेंगे उसकी हालत जो है वो क्या होगी? वो सब्जेक्टिव होगी। ठीक, इसी को ऑपोजिट कर लें। अगर एक प्रोनाउन वर्ब के बाद आता है, चाहे सब्जेक्ट बन के आए या ऑब्जेक्ट बन के आए, लेकिन वर्ब के बाद आए, तो हम कहेंगे ये उसकी कौन सी हालत है? ये उसका ऑब्जेक्टिव केस है। इसको ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव। उर्दू में हम कहते हैं मफूल वाली हालत। उर्दू में क्या बोलते हैं? मफूल वाली हालत। मफूल वाली हालत कौन सी हुई? वर्ब के बाद। ठीक, मसलन मिसाल के तौर पे अब चाहे वो फिर मैंने कहा सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, मसलन अ लेटर इज रिटन बाय हिम, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, खत उससे लिखा जाता है। अब देखो ना, लिखने वाला कौन है? हिम। लिखा क्या जाता है? खत। खत खुद तो नहीं लिखा जाता, पैसिव है, हम पढ़ चुके हैं। आगे पैसिव को, एक्टिव पैसिव मैंने कहा था तफसील से पढ़ाऊंगा। अब हिम जो है, अगर पहचान के लिहाज से देखा जाए तो बच्चों हिम क्या है? हिम इज सब्जेक्ट। हिम क्या है? हिम इज द सब्जेक्ट। लेकिन उसको अगर आप देखेंगे आया कहाँ है? वर्ब के बाद। तो ये है तो सब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में आया है। सो बच्चों नेवर कंफ्यूज सब्जेक्ट एंड सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव केस। केस और चीज़ है, केस है हालतें, कैफियतें, मुकाम, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होना वो उसकी पहचान है, वो अमल से पता चलता है। काम कर रहा है तो सब्जेक्ट है, अगर उस पर काम हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मिसलन तारिक बीट्स हिम एवरी डे। अब देखो ना, तारिक बीट्स तारिक बीट्स हिम एवरी डे, बिल्कुल ठीक। तारिक उसको हर रोज मारता है। तारिक किसे मारता है? उससे। मारने वाला तारिक, सब्जेक्ट, एक्टिव का फिक्र हो गया। किसे मारता है? हिम, उसे। अब हिम यहां क्या है? यहां हिम ऑब्जेक्ट है। आया भी कहां है? वर्ब के बाद आया है, तो ऑब्जेक्टिव केस में आया है। सो ऑब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट वाली हालत में भी आया है। सो पिछले फिक्रे में हिम जो था वो सब्जेक्ट था, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में आया था। ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्टिव केस में आया। तो दूसरा केस जो होता है वो होता है बच्चों ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा जो केस है, तीसरा वो जर्नल, ये जर्नल है, इसके अलावा भी हो रहे हैं, लेकिन ये तीन मेन है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो। तीसरा जो है वो है बच्चों पोजेसिव केस, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं मलकियत वाली हालत, जो पोजेशन बताए। ठीक, इसको इंग्लिश में पोजेसिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है और पोजेसिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। ठीक है, यानी जो पोजेशन जाहिर करें। अब ये भी दो जगहों पे आता है, या नाउन से पहले जिसकी पोजेशन शो कर रहा है, या नाउन के बाद। अगर नाउन से पहले आए तो ये नाउन के बिल्कुल साथ लगा होता है, तब हम इसको कहते हैं ये किसके तौर पे आया है? ये पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे आया है। आम जुबान में तो पोजेसिव प्रोनाउन ही बोलेंगे इसको, लेकिन हम बारीकी में आपको पता होना चाहिए कि जब ये नाउन से पहले आए तो ये पोजेसिव
एडजेक्टिव के तौर पे आता है, और जब ये नाउन के बाद आए तो फिर ये पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पे होता तो ये पोजेसिव प्रोनाउन ही है, लेकिन कैफियतों में थोड़ा फ़र्क है और अल्फाज में भी फ़र्क है। मसलन मिसाल के तौर पे मिसाल में देता हूँ, दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई हाउस। अब देखो मलकियत किसकी जाहिर हो रही है, हाउस की। माई कहाँ आ रहा है, हाउस से पहले। तो यहाँ माई जो है वो बेसिकली डिटर्मिनर का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसको हम कहेंगे ये क्या है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव। जैसे मैं कह दूं दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया ना। इस तरह मैं कहा दिस इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है। तो मेरा ने घर की अहमियत बताई, इसलिए ये उसका पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक। और अगर मैं कहूँ दिस हाउस इज़ माइन, दिस हाउस इज़ माइन, ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये उसकी कौन सी हालत हो जाएगी, ये हालत हो जाएगी पोजेसिव प्रोनाउन। बात देखो ना, दिस इज माई हाउस, दिस हाउस इज माइन। या द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग, इट्स लेग अपनी, तो ये इट्स क्या है इसका, इट्स लेग, लेग से पहले आया तो ये इसका पोजेसिव एडजेक्टिव है। आम जबान में इसको भी हम पोजेसिव प्रोनाउन ही कहेंगे, लेकिन बारीकी में मैं आपको बता रहा हूं। फिर दैट इज हिज कार या हर कार, तो देखो ना कार से पहले आ गया। इसी तरह मैंने आपको बताया कि जब बाद में आएगा मतलब मीन्स दैट कार इज, अब देखो शुरू में मैंने कहा दैट इज या दिस इज हर कार या दैट इज हर कार, दैट कार इज हर्स, दैट कार इज हर्स। अब हर नहीं लगा। इसी तरह दैट इज हिज, लेकिन हिज जो है वो पहले भी लगे तो हिज बाद में भी हिज, यानी उसकी हिज कह ले, ऐसा पोजेसिव प्रोनाउन है जिसकी पोजेसिव एडजेक्टिव भी हिज है और पोजेसिव प्रोनाउन भी हिज है। लेकिन हर का हर्ज, देयर का देयर्स, यो का योज, ठीक है। इसी तरह माई का माइन। सो माइन नाउन के बाद, माई नाउन से पहले। तो इस चीज को समझने के लिए बच्चों हमें एक टेबल तैयार करना है इन तीन का ही। उस टेबल का हम नाम रखते हैं कि इट्स टेबल ऑफ बेसिक प्रोनाउंस। प्रोनाउंस सारे ये तो नहीं है ना, ये बेसिक प्रोनाउंस, ये बेसिक प्रोनाउंस का टेबल है। और उसमें हम 3 पर्सन्स बनाते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब अगर 3 हालतें हैं, 3 हालतें आपने याद रखनी, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, ठीक। सब्जेक्टिव केस अगर हम फर्स्ट पर्सन को लें और सिंगुलर लें तो उसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई, यानी इसका मतलब जब भी वर्ब से पहले आएगा आई ही आएगा, ये उसका सब्जेक्टिव केस है। दैट डज नॉट मीन कि ये सब्जेक्ट है, ये उसका सब्जेक्टिव केस है। इसी तरह आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी, इसका मतलब जब भी वर्ब के बाद आएगा मी। देखो ना, आई राइट अ लेटर, पैसिव क्या होगा, अ लेटर इज रिटन बाय मी, आई नहीं अब आएगा, मी हो जाएगा, आई मी में तब्दील हो जाएगा। ये एक्टिव पैसिव में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक। उसके बाद इसका पोजेसिव केस है माय माइन, यानी इसका मतलब है नाउन से पहले आ रहे हैं तो माय एज एडजेक्टिव, और अगर नाउन के बाद आ रहे हैं तो फिर माइन एज प्रोनाउन, ठीक। प्लूरल हो जाए तो सब्जेक्टिव केस क्या है, वी, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, अस, और पोजेसिव केस क्या है, आर, आर्स, ठीक। उसके बाद सेकंड पर्सन, वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मैंने पहले आपको बताया उसको एक ही होता है, यू। सब्जेक्टिव केस भी यू, ऑब्जेक्टिव केस भी हो, यानी वर्ब से पहले आया तभी। यू रोट अ लेटर वॉज रिटन बाय यू, ठीक है। यू रोट अ लेटर वॉज रिटन बाय यू, यू पहले भी यू बाद में भी यू, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका पोजेसिव क्या होगा, योर्स, ठीक। दिस इज योर हाउस, दिस हाउस इज योर्स, ठीक। उसके बाद आ गया थर्ड पर्सन। ये थर्ड पर्सन चूंकि ज्यादा वैरायटी में होते हैं, इसमें अगर देखें ह्यूमन बींग्स हों, सिंगुलर हों तो हम लगाएंगे ही और शी, और अगर एनिमल्स या थिंग्स हों तो फिर हम इट भी लगाएंगे। तो ही, शी, इट आमतौर पे हम याद रखते हैं सिंगुलर में, ये इसका सब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस क्या है, ही क्या बन जाता है, ही क्या बन जाता है, हिम, शी क्या बन जाता है, हर, इट ही रहता है। तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या हुआ, ही, शी, इट। ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ, हिम, हर, इट। और मलकियत क्या हुई, देखो ना, ही की मलकियत क्या हुई, हिज, चाहे पहले लगाएं या बाद में लगाएं। हर की क्या हुई, हर और हर्ज,
और इट की क्या हुई, इट्स, चाहे पहले लगाएं या बाद लगाएं, ठीक है। ब्रोक इट्स लेग, ठीक है, या पहले लगाएं या बाद में लगाएं, जहां भी मर्जी लगा दें, ठीक है। इसी तरह अगर ये प्लूरल हो जाएं, चाहे जानदार हों, बेजान हों, चीज़ें हों, जानवर हों, सबका एक ही है, दे। ये लोग हैं तब भी दे, ये किताबें हैं तब भी दे, ये जानवर हैं तब भी दे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, केस देम, और इसका पोजेसिव क्या होगा, देयर और देयर्स, ठीक। सो बच्चों ये टेबल है, बेसिक टेबल है कि चूंकि 3 हालतें हैं जो बहुत कॉमन है, सब्जेक्टिव केस, फिर सुन लें फाइल वाली हालत वर्ब से पहले आती है, ऑब्जेक्टिव केस मफूल वाली हालत वर्ब के बाद आती है, पोजेसिव केस जिसका वर्ब से कोई ताल्लुक नहीं, इसका नाउन से ताल्लुक है, ये या नाउन से पहले आएगी या नाउन के बाद आएगी, ठीक। इसके बाद हम आ जाते हैं कि सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउंस का सीक्वेंस कैसे होने, तरतीब कैसे, लिखना कैसे चाहिए। देखें ये जिसा मैंने पिछले लेक्चर्स में भी, शायद लेक्चर नंबर 2 में या 3 में ये बात कही थी, और बड़ी गौर से आपको ये बात समझाई थी कि उर्दू लैंग्वेज के स्ट्रक्चर का इंग्लिश के साथ हर जगह पर एक जैसा सलूक नहीं होता, बल्कि ज़्यादातर बिल्कुल नहीं होता। अब उर्दू में चाहे तीनों पर्सन आए हुए हैं, जो भी तरतीब हो, अगर पर्सन सिंगुलर हो तो हमेशा उर्दू में जो मर्जी हो, इंग्लिश में हमेशा सेकंड पर्सन पहले आएगा, फिर थर्ड आएगा और फिर फर्स्ट आएगा, ठीक। मतलब मैं कहता हूं मैं तुम और वो लाहौर गए, यानी मैं तुम और वो लाहौर गए, कौन गया, मैं गया, तुम गए और वो गए, 3 लोग गए, मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन, वो थर्ड पर्सन, मैं पहले आया। अब स्टूडेंट ज़्यादातर तर्जुमा करेंगे, ये लिखेंगे इंग्लिश में तो क्या लिखेंगे, आई यू एंड ही वेंट टू लाहौर, गलत, यू ही एंड आई वेंट टू लाहौर। इसका मतलब पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन की बारी सबसे आखिर। अगर प्लूरल हो जाए तो उल्टा कर लो, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उर्दू में जो मर्जी लिखा हो। मसलन हम तुम और वो लोग कराची जाएंगे, हम तुम और वो कराची जाएंगे, हम भी प्लूरल, तुम भी प्लूरल, वो भी प्लूरल, कराची जाएंगे तो क्या होगा, वी यू एंड दे शैल गो टू कराची, ठीक है, कि हम वी यू एंड दे विल गो टू कराची, हम कराची जाएंगे। इसका मतलब कौन कौन जाएगा, वी हम जाएंगे, यू यानी तुम जाओगे ज़्यादा, और दे यानी वो जाएंगे, वो भी एक ग्रुप है, 3 ग्रुप हैं, एक फर्स्ट पर्सन का ग्रुप, एक सेकंड का ग्रुप और एक थर्ड पर्सन का ग्रुप, ठीक। सो बच्चों ये तो थे सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन, ठीक, कि सीक्वेंस का। अब इनमें से अगर 2 आ जाएं, फर्ज करें सिंगुलर है और 2 आ गए हैं, तो आपने तरतीब यही ज़हन में रखनी है कि सेकंड थर्ड फर्स्ट। अगर इनमें से 2 आ गए, सेकंड और थर्ड आ गया तो फिर सेकंड और थर्ड, अगर सेकंड और फर्स्ट आ गया तो सेकंड और फर्स्ट, अगर फर्स्ट और सेकंड आ गया तो फिर सेकंड और फर्स्ट, अगर फर्स्ट और थर्ड आ गया तो फिर थर्ड और फर्स्ट। इस तरह आपने ज़हन में ज़रूरी कि 3 ही आने हैं, 2 भी तो आ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट की बारी बाद में आनी है। उर्दू में चाहे पहले लगाओ, उर्दू को कॉपी नहीं करना, उर्दू का अपना रूल्स है, इंग्लिश के अपने रूल्स हैं, ठीक। अब हम आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। जैसे हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन, इसी तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो इंग्लिश में यूज होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यूजेज है। सबसे बेसिक और सबसे ज्यादा यूज होने वाले प्रोनाउंस कौन से होते हैं, उनको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। कौन से होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, जो भी मैंने पढ़ा भी दी हैं आपको, मिसालें भी पढ़ ली आपने। ऑल प्रोनाउंस दैट फॉल अंडर सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। वैसे मैंने कहा आई और मी, ये पर्सनल प्रोनाउन है, आई वर्ब से पहले, मी वर्ब के बाद। सो ऑल प्रोनाउंस दैट फॉल अंडर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस, दे आर नोन एज पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक। दूसरी किस्म है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो, ये चूंकि इनकी एग्जांपल्स भी मैंने करा दी है। पोजेसिव प्रोनाउन मींस ऑल प्रोनाउन दैट फॉल अंडर पोजेशन, जो मलकियत को ज़ाहिर करते हैं, सारे प्रोनाउन जो है उनको कहा जाता है पोजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है। और वो भी हमने कहा 2 तरह से आते हैं। अगर नाउन से पहले आए तो हम कहते हैं ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, अगर नाउन के बाद आए तो हम उसको बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। मतलब दिस इज माई हाउस, दिस हाउस इज माइन, तो ये प्रैक्टिस हम अभी कर चुके हैं, तो ये हो गया। सो दो किस्में तो ये वो हो गई जो हम वैसे ही इसके इंट्रोडक्शन में ही हमने इसकी पढ़ लिया। उसके बाद अहम तरीन
सबसे अहम मेरे नज़दीक जो प्रोनाउंस हैं वो हैं इनके बाद जो सबसे अहम तरीन है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन जिनको हम कहते हैं हु, हुज, हुम, विच, ये वाले प्रोनाउन ये दो तरह से आते हैं, या बयानिया फिक्रे में आते हैं या सवालिया फिक्रे में आते हैं। जब ये बयानिया फिक्रे में आते हैं तो इनको हम दो नामों से याद रखते हैं। हम इनको कहते हैं दे आर रिलेटिव प्रोनाउंस और दे आर यूज्ड एज कंजंक्शन, क्योंकि आपको पढ़ाया था ना कंजंक्शन वो होता है जो दो हिस्सों को आपस में जोड़ता है। तो ये हमेशा जब भी ये आएंगे एज बयानिया फिक्रे में, असर्टिव सेंटेंस में आएंगे तो ये हमेशा दो हिस्सों के दरमियान आएंगे, ठीक है। तो हम इनको कहेंगे, तो ये कौन से वाले अल्फाज हैं? ये अल्फाज हैं हु, हुम, हुज, विच, दैट, ठीक है, वेयर, व्हेन, व्हाट, ये सारे जो हैं इनको हम कहते हैं कि ये रिलेटिव प्रोनाउन भी हैं और ये चौथी किस्म इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो दो किस्में इकट्ठी हम पढ़ रहे हैं। अगर ये बयानिया फिक्रे में आए तो हम इनको कहते हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन है या कंजंक्शन का काम कर रहे हैं। काम किसका कर रहे हैं? कंजंक्शन का, दो हिस्सों को जोड़ रहे हैं। अगर ये सवालिया फिक्रे में आए तो फिर हम इनको कहते हैं ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो याद रखें अल्फाज वही हैं, इस्तेमाल से इनकी पहचान, इनकी टाइप बदल जाती है। फिर हम इनको बोलते हैं कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, ठीक है। मसलन इनकी फिर वही हालत क्या है, सब्जेक्टिव केस के तौर पे भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे भी आ सकते हैं, वो बेसिक केसेस है ना, और पोजेसिव के तौर पे भी आ सकते हैं। मिसाल देके मैं आपको समझाता हूँ। मतलब मीन्स दे कैन बी यूज्ड इन एडजेक्टिव सेंटेंस, यानी इन असर्टिव सेंटेंस, सॉरी असर्टिव सेंटेंस, उसमें जब आएंगे तो इनको हम दो नाम देंगे। असर्टिव में रिलेटिव प्रोनाउन या कंजंक्शन। कंजंक्शन नाम नहीं है, यूजेज है, ये दे आर यूज्ड एज ए कंजंक्शन। नाम क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। मसलन मिसाल के तौर पे, और जब ये सवालिया फिक्रे में आए तो मैंने क्या कहा, when they are used in an interrogative sentences then they are called interrogative pronouns। मिसालें देखें। सबसे पहले मिसाल हम देखते हैं who, whom, that और which, whose, sorry, who, whom, whose और that। ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? ये पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं असर्टिव सेंटेंस में। किसके लिए? असर्टिव सेंटेंस। कैसे इस्तेमाल होते हैं? मसलन दिस इज द बॉय हु केम यस्टरडे या दिस इज द बॉय दैट केम यस्टरडे, दोनों ठीक हो गया। अब ये देखो, चाहे मैं हूं, दिस इज द बॉय हु केम यस्टरडे, ये वो लड़का है जो कल आया था। अब जो के लिए मैंने लगाया है हु या दैट, कहाँ लगाया है? दो फिक्रों के दरमियान। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे आया या कंजंक्शन के तौर पे आया, और ये सिर्फ बयानिया फिक्रों में होगा। मसलन दिस इज द बॉय हुज ब्रदर इज अ डॉक्टर, यानी ये वो लड़का है जिसका भाई, अब देखो हुज फिर दरमियान में आया, हुज ब्रदर इज अ डॉक्टर। हुज क्या बन के आया इधर? जिसका भाई, मलकियत। तो ये पोजेसिव प्रोनाउन के तो तीन बेसिक यूजेज देखो, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोजेसिव केस, ये साथ साथ चलते रहेंगे, ठीक। इनकी ये है। सो हु इनका क्या है? सब्जेक्टिव केस। हुम इनका क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। और हुज इनका क्या है? पोजेसिव केस। दैट जो है वो हु और होम की जगह लग सकता है, कहीं भी लग सकता है, ठीक है ना। मतलब मैं कहूंगा दिस इज द बॉय हु वॉज पनिश्ड, ठीक है, तो कहूंगा दिस इज द बॉय हु वॉज पनिश्ड, तो क्या कहूंगा? दिस इज द बॉय दैट वॉज पनिश्ड, तो दैट लगा देंगे उसकी जगह। हुज की जगह दैट नहीं लगेगा। दिस इज द बॉय हुज ब्रदर इज अ डॉक्टर, ये नहीं मैं कहूंगा दिस इज द बॉय दैट्स ब्रदर इज अ डॉक्टर, गलत। हुज की जगह दैट नहीं लगेगा, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें हु, हुम और विच का इस्तेमाल इंट्रोगेटिव में, सवालिया में दैट ने कभी नहीं आना। सो सवालिया में या हु आएगा या हुम आएगा या विच आएगा, और ये फिर सवालिया की जगह आएंगे। देखो ना, मतलब इसको हम कहेंगे, याद है जो पढ़ा था हमने, सवालिया अल्फाज, इंट्रोगेटिव वर्ड, इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी कहेंगे, ये इंट्रोगेटिव वर्ड भी होगा। और हमने पीछे क्या पढ़ा था लेक्चर नंबर 2 में कि इंट्रोगेटिव वर्ड, ये लेक्चर नंबर 1 में जो सीरीज़ है कि ये हमेशा फिक्रे के स्टार्ट में आते हैं। मतलब मिसाल तौर पे हु इज़ प्लेइंग क्रिकेट, हु इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो हु यहाँ क्या है? ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हु इज़ प्लेइंग, कौन क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। हुज ब्रदर इज अ डॉक्टर, किसका भाई डॉक्टर है, ये देखो ना, ये पोजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन सवालिया में आया, शुरू में आया, इसलिए चूंकि शुरू में आया और एंड में साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा, हम कहेंगे ये सवालिया अल्फाज है। मतलब हु मेट हुम यस्टरडे, हु मेट हुम यस्टरडे,
हु सब्जेक्ट, whom ऑब्जेक्ट और yesterday टाइम, तो हम कहेंगे हु मेट whom, कौन किसे मिला था कल, कौन किसे मिला था, ठीक है। सो ये बच्चों इनकी हालत है। इसके बाद आ जाता है विच और दैट कैन बी यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स। विच और दैट इनको हम यूज कर, असर्टिव सेंटेंस, सवालिया में कभी दैट नहीं आना, ये ज़हन में रख लें। बयानिया फिक्रे में असर्टिव सेंटेंस में चीज़ों के लिए और जानवरों के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इस्तेमाल कर सकते हैं विच या दैट। मसलन दिस इज द कार विच आई बॉट, दिस इज द कार विच, फिर देखिए दरमियान में आया आई बॉट, ठीक, या दिस इज द कार दैट आई बॉट। इसी तरह दिस इज द हाउस विच यू, दिस इज द हॉर्स, सॉरी, दिस इज द हॉर्स विच यू लॉस्ट लास्ट वीक, ये वो घोड़ा है जो खो गया था तुमसे, पिछले हफ्ते खो गया था। दिस इज द हॉर्स दैट यू लॉस्ट लास्ट वीक, तो विच लगा लें या दैट लगा लें। तो ये तो इस्तेमाल हो गया बच्चों विच का और दैट का, लेकिन ये बयानिया में। अगर हम विच को देखें, सवालिया बनाना हो तो फिर सिर्फ हम विच लगाएंगे। मसलन मिसाल तौर पे विच हॉर्स डिड यू बाय लास्ट ईयर, कौन सा घोड़ा, विच हॉर्स, विच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव वर्ड भी कहेंगे। टेंस की ज़बान में हम इसको इंट्रोगेटिव वर्ड कहेंगे, प्रोनाउन की ज़बान में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। विच हॉर्स डिड यू बाय लास्ट ईयर, या विच हाउस वॉज ऑन फायर लास्ट नाइट, कौन सा घर आग में था, यानी किस घर को आग लगी हुई थी, तो क्या कहेंगे विच हाउस वॉज ऑन फायर। अब इनकी जगह मैं दैट लगा सकता हूं, बिल्कुल नहीं लगा सकता, ठीक है। सो ये तो हो गए बच्चों विच और दैट का इस्तेमाल बयानिया फिक्रों में, और सिर्फ विच का इस्तेमाल सवालिया फिक्रों में, किसके लिए, जानवरों के लिए और चीज़ों के लिए, ठीक। सो बच्चों इस चीज़ से साबित हुआ कि विच, दैट, ये सब जो है ये जानवरों के लिए भी और इंसानों के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कुछ एक्सेप्शनल यूजेज में। अब देखो ना, एक्सेप्शंस मैंने कहा ये एडवांस चीज़ें हैं, लेकिन कुछ बेसिक एक्सेप्शनल हैं जिनका पता होना ज़रूरी है कि विच कैन बी यूज्ड विद ह्यूमन बींग्स। हालांकि मैं भी पीछे पड़ा है कि विच जो है वो जानवरों के लिए इस्तेमाल होगा या चीज़ों के लिए, लेकिन विच इंसानों के लिए भी इस्तेमाल होता है एक ख़ास सूरत में, एक ख़ास कंडीशन में, एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में। जब हम कई लोगों में से कह रहे हो, काफ़ी लोग हों, तो मैं कहूँगा इनमें से तुम्हारा भाई कौन सा है, मैं कौन नहीं बोलूँगा, कौन सा इनमें से तुम्हारा भाई, तो मैं उस कौन सा की जब मैं इंग्लिश करूँगा तो वो हु नहीं करूँगा। कौन है तुम्हारा भाई, हु, कौन सा है तुम्हारा भाई, विच, ठीक है। तो कई लोगों में से, मसला मीन्स विच इज़ योर ब्रदर अमंग दीज 10 स्टूडेंट्स, कई जो 10 लड़के खड़े हैं या स्टूडेंट्स खड़े हैं, इनमें से तुम्हारा भाई कौन सा है, ठीक है। या विच आर योर स्टूडेंट्स इन दिस क्राउड, किस क्राउड में इतना बड़ा झूम है, इतने लोग हैं, विच आर योर स्टूडेंट्स, तुम्हारे स्टूडेंट कौन सा। वहां उर्दू क्या हुई, कौन सा, कौन से, कौन नहीं, ठीक है। तो विच एक्सेप्शन है कि इंसानों के लिए उस सूरत में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब कई लोगों में से हमने किसी एक इंसान के बारे में या एक से ज़ायद इंसान के बारे में जानना हो, और उर्दू में हम सेंस दे रहे हों कौन सा, कौन सी और कौन से। इसी तरह अभी हमने कहा कि हु और हुम इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, ये जानवरों के लिए भी, चीज़ों के लिए तो कभी इस्तेमाल नहीं होगा, जानवरों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है जब कोई ख़ास कॉन्टेक्स्ट हो। और कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब जानवर के बारे में हम ऐसी बात कर रहे हों जो इंसानों में पाई जाती है, इंसान की खूबियाँ उसमें डाल रहे हों, ठीक है, तो हम उसके लिए भी हु का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे दिस इज़ द डॉग हु लव्स हिज मास्टर, कि दिस इज़ द डॉग हु लव्स हिज मास्टर, ये वो कुत्ता है जो अपने मालिक को बहुत चाहता है। तो अब देखो ना, यहाँ हु मैं क्यों लगाया, क्योंकि चाहना इंसानी क्वालिटी, वो जब आप जानवर के साथ मंसूब कर देंगे तो आपने इस फिक्रे को इस अंदाज में कहा, ठीक है, कि या मैं कहूँ दिस इज़ द हॉर्स हु कैन सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर हिज मास्टर, कि जो अपने मालिक के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता है। तो जान कुर्बान तो इंसान करते हैं, तो ये इंसानी क्वालिटीज़ जब हम जानवर को दें तो हम उसका, ये भी एक्सेप्शनल है। तो विच इंसानों के लिए लग सकता है एक्सेप्शनल यूजेज में, और हु। अब इसकी भी आगे एडवांस यूजेज है बहुत सी आगे, वो मैं जब मैंने कहा था लेटर पढ़ाऊंगा आपको, उसकी वीडियोज़ ही अलग होंगी ताकि बच्चों को बेसिक समझ आ जाए।
बेसिक आपका क्लियर हो जाए। और ये सारे पॉइंट्स बच्चों मैं हर दफ़ा कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, इनको नोट किया करें, एक एक चीज़ नोट किया करें, सिर्फ सुना ना करें, सामने रख के रजिस्टर पे नोट किया करें और जो मैं मश्क कराता हूँ मेरे साथ साथ किया करें, ठीक। उसके बाद आ गया कि व्हेन हम कब इस्तेमाल करते हैं। व्हेन हम इस्तेमाल करते हैं टाइम के लिए, असर्टिव में भी और इंट्रोगेटिव में। फिर देखें असर्टिव में आएगा तो वो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे आएगा, अगर सवालिया में आएगा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे आ जाएगा। मसलन मिसाल तौर पे ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट व्हेन आई सॉ हिम, कि वो क्रिकेट खेल रहा था जब मैंने उसको देखा, जब अब ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे आया क्योंकि दरमियान में कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो मैं कहूँगा कि जब का मतलब वक्त, टाइम के लिए इस्तेमाल हुआ ना, ठीक। या मसलन व्हेन डिड यू कम लास्ट नाइट, तुम रात को कब आए थे, जब नहीं कब, सवाल में कब, अब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, अब इसको रिलेटिव प्रोनाउन नहीं कहेंगे। जब दरमियान में आएगा कंजंक्शन के तौर पे आएगा तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा, जब ये शुरू में आएगा और सवाल बन के आएगा तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक। इसी तरह वेयर हम इस्तेमाल करते हैं जगहों के लिए, ठीक है, मसलन मिसाल के तौर पे। फिर उसी तरह अगर दरमियान में आएगा तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा, शुरू में आएगा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यूजेज वही है। दिस इज द हाउस वेयर आई लिव, ये वो घर है जहां मैं रहता हूं। दिस इज द हाउस वेयर आई लिव, दोनों के दरमियान आ गया, ये कंजंक्शन की जगह आया, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। या वेयर डिड यू गो लास्ट नाइट, ठीक है ना, कहां गए थे, देखो ना उर्दू में उसका फिक्र का आया जहां, ये वो घर है जहां मैं रहता हूं। या वेयर डिड यू गो लास्ट नाइट, तुम कल रात कहां गए थे, कहां सवाल है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसी तरह अगर हम व्हाट को देखें तो व्हाट हम चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जानवरों के लिए भी हम इस्तेमाल, लेकिन चीज़ों के लिए, व्हाट चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये फिर उसी तरह बयानिया में आएगा तो दरमियान में आएगा, सवालिया में आएगा तो शुरू में आएगा। मसलन मिसाल तौर पे आई एम हाइडिंग व्हाट यू गेव मी, फर्ज कर मैंने कोई चीज़ पीछे छुपाई हुई है तो कहते हैं क्या छुपाया हुआ है, मैं कहूँगा आई एम हाइडिंग व्हाट यू गेव मी, जो तुमने मुझे दिया था, जो, तो वहां व्हाट का मतलब क्या होगा, जो दरमियान में आया, ठीक। या व्हाट आर यू हाइडिंग, तुम क्या छुपा रहे हो, वो क्या, तो देखो ना क्या सवाल है, क्या छुपा रहे हो तुम, ठीक है। तो व्हाट आर यू हाइडिंग, मुझसे क्या छुपा रहे हो, व्हाट आर यू हाइडिंग फ्रॉम मी, ठीक। तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे आएगा। तो ये होते हैं बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन। अहम तरीन किस्म जो प्रोनाउंस की हैं उनमें रिलेटिव प्रोनाउन, और इनका बड़ा आगे एडवांस यूजेज है। फिर वो आता है व्हाट्सोएवर, हूसोएवर, वेयरसोएवर, इनके बड़े एग्जांपल्स हैं। ये चीज़ें वो हैं जो एडवांस्ड हैं, और इंशाल्लाह जब मैं एडवांस एक्सरसाइजेज आपको ये कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद बच्चों आ जाते हैं एक और किस्म जिसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेट करना, यानी प्रोनाउंस जो किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये, वो, ये और वो, इशारे के लिए इस्तेमाल किए जाए। जब हम जोर दें, इंसिस्ट करें इशारे पे कि दिस इज माई ग्लास, ठीक है, दैट इज माई डोर, तो मैं दूर वाली चीज के लिए दैट का वर्ड इस्तेमाल करूंगा। करीब वाले, उर्दू में तो ये वही रहेगा, ये और वो, ये मेरा ग्लास है, वो दरवाजा है, तो दरवाजा दूर है तो दैट, ग्लास करीब है तो दिस। अब ये सिंगुलर हो तो हम लगाते हैं दिस और दैट, और अगर ये प्लूरल हो तो हम उनको बोलते हैं दीज या दोस। हाँ, ये बात याद रखनी है कि अगर एक पैराग्राफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक पैराग्राफ में एक ही दफा आ सकता है, उसके बाद फिर या आप क्या लगाओगे, उसका पर्सनल प्रोनाउन लगाओगे या पोजेसिव, जो भी सिचुएशन के मुताबिक होगा आप वो लगाओगे। आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बार बार नहीं लगा सकते, उसके बाद आपको पर्सनल प्रोनाउन लगाएंगे। मतलब मैं कहूंगा दिस इज माई बुक, इट इज ए गुड बुक, ठीक। मिसाल के तौर पे दिस इज माई कार, ये मेरी गाड़ी है, ये पहली दफा मैंने दिस लगा दी, ये मैंने जोर देने के लिए लगाया, असर्ट करने के लिए लगाया, दिस इज माई कार, ठीक। इट इज क्वाइट कंफर्टेबल, ये बड़ी कंफर्टेबल है। अब मैं फिर ये कह रहा था ये मेरी गाड़ी है, ये बड़ी कंफर्टेबल है, तो फिर मैंने यही लगाया ना, लेकिन इंग्लिश में अब मैं दोबारा ये मैं कह सकता हूं दिस इज माई कार, दिस इज वेरी कंफर्टेबल, गलत, इट इज क्वाइट कंफर्टेबल। इट्स कलर इज वाइट, इसका रंग, पोजेसिव, इसका रंग। सो याद रखो पहली दफा ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन सकते हैं, उसके बाद जितनी दफा इनका जिक्र होगा
या ये पर्सनल प्रोनाउन होंगे या ये पोसेसिव प्रोनाउन होंगे, ठीक, जो बेसिक है। उसके बाद दीज आर माई स्टूडेंट्स, ये मेरे तालिब इल्म है। अब यहाँ करीब मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो मैं कहता हूँ दीज आर माई स्टूडेंट्स, ठीक है। दे ऑल पास्ड देयर एग्जाम इन फ्लाइंग कलर्स, दे ऑल पास्ड देयर एग्जाम इन फ्लाइंग कलर्स, ठीक। इसका मतलब है इन्होंने अपना इम्तहान, इन्होंने। अब मैंने दूसरी दफा नहीं कहा दीज, अब मैंने क्या कहा, दे, पर्सनल प्रोनाउन, प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन मैंने इस्तेमाल किया, ठीक। इनको कहा जाता है बच्चों इजी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सिंगुलर हो तो दिस दैट, प्लूरल हो तो दीज। इसकी दो ही बातें याद रखनी है कि इनके नाम याद रखने हैं, दूसरा ये याद रखना है कि एक पैराग्राफ में वंस यू हैव यूज्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यू आर नॉट गोइंग टू रिपीट अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वो एक ही दफा यूज होगा। उसके बाद आ जाते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब देखो नाम ही काफी है। प्रोनाउंस दैट आर नॉट यूज्ड फॉर एनी डेफिनेट थिंग, इट कैन बी फॉर एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग। इसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं समवन, नो वन, एनीवन, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये समवेयर, समटाइम, ये सारे अल्फाज जो हैं इनको क्या बोलते हैं, दीज आर इनडेफिनेट प्रोनाउंस, ठीक। अब दे कैन बी यूज्ड, ये भी उसी तरह असर्टिव सेंटेंस पे भी आ सकते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आ सकते हैं। मतलब मिसाल तौर पे मैं कहता हूं डिड यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द बाजार, डिड यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द बाजार, क्या तुमने कुछ खरीदा, ठीक है, क्या तुमने बाजार से कुछ खरीदा, डिड यू बाय एनीथिंग। अब ये कुछ क्या है, ये क्या है कुछ, नोबडी नोस, ठीक। इसी तरह ही वेंट समवेयर विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ कहीं गया था, कहीं, कहीं क्या है हमें नहीं पता। देखो ना, मैं को ही वेंट टू लाहौर विद हिज फ्रेंड्स तो क्लियर है, लेकिन ही वेंट समवेयर, अब समवेयर दुनिया की कोई भी जगह हो सकती है, लिमिट ही कोई नहीं इसकी, ठीक। इसी तरह अनवर नीड्स सम टाइम टू थिंक ओवर इट, अनवर को कुछ वक्त चाहिए, कितना वक्त चाहिए कोई पता नहीं। मतलब मैं कहूँ अनवर नीड्स 10 मिनट्स, क्लियर। अनवर नीड्स सम टाइम, इनडेफिनेट, ठीक। सो इनको कहा जाता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। बड़े इजी किस्म है ये, कोई मुश्किल नहीं है ये, और ये इन चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है, ये इंसानों के लिए भी इस्तेमाल होता है, जगहों के लिए भी इस्तेमाल होता है, वक्त के लिए भी इस्तेमाल होता है। बहुत ज़्यादा अल्फाज हैं जो इसमें इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। सातवीं किस्म है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ये जो अल्फाज हम आमतौर पर इंग्लिश में यूज़ करते हैं ना, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये इसको कई लोग आइदर और नाइदर भी बोलते हैं। तो ईच, एवरी, ईदर, नीदर या आइदर, नाइदर, उस तरह भी प्रोनाउंस किया जाता है इसको, ठीक। ये भी उसी तरह सवालिया फ़िक्रों में भी आ सकते हैं, बयानिया फ़िक्रों में भी, एनिमेट के लिए भी आ सकते हैं, इनएनिमेट के लिए भी आ सकते हैं, ठीक, ठीक है। मिसाल के तौर पे इनके बाद इनकी जो एक ही बात है जो आपने याद रखनी है वो ये है कि इनके बाद जब इनका यूजेज होगा, यानी वर्ब खास तौर पे, वो सिंगुलर हम यूज करेंगे। मतलब मैं कहूंगा ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द गर्ल्स, इसका मतलब ईच का तो आगे तो प्लूरल बोल रहा हूं, तो आगे तो प्लूरल वर्ब होना चाहिए। ईच ऑफ द बॉयज आर टॉकिंग, नो, ईच ऑफ द बॉय इज टॉकिंग, ठीक। द बॉयज इज टॉकिंग। या ईदर ऑफ दीज रोड्स लीड टू द रेलवे स्टेशन, रॉन्ग। ईच, ईदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू, एस लगाते हैं सिंगुलर के लिए, लीड्स टू, ठीक। या नीदर ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू के आर ट्रू, इनमें से ये कोई भी स्टेटमेंट, नीदर का मतलब कोई भी नहीं, कोई भी ठीक नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा नीदर ऑफ द स्टेटमेंट्स। अब स्टूडेंट गलती क्या करेंगे, अक्सर कॉमन है, ये कॉमन एरर में ही पढ़ाऊंगा आपको कि स्टेटमेंट्स चूंकि लगा होता है आगे लगा देते हैं आर। नीदर ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, नो, नीदर ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू। वो प्लूरल ही लेगा, स्टेटमेंट्स नाउन प्लूरल ही लेगा, लेकिन वर्ब उसका सिंगुलर होगा, किसकी वजह से, नीदर की वजह से। तो ईच, एवरी, नीदर, ईदर, इनके साथ जो इनका यूजेज है, जब इनको हम इंग्लिश में यूज करते हैं, कह लो टेंस में यूज करते हैं, तो हम इनको सिंगुलर, इनके साथ वर्ब जो है खास तौर पे, नाउन इनके साथ प्लूरल भी हो सकता है, नाउन प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन हम इनको सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आखिरी किस्म आ गई, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन। ये जो जिनको हम उर्दू में बोलते हैं खुद वाले अल्फाज, मैं अपना काम खुद कर रहा हूं, तुम अपना काम खुद करो, वो खुद ये कह रहा था, वो खुद ये खुद के अल्फाज जो हैं,
अच्छा, इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं। जनरली किताबों में आप देखोगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही मिलेगा, लेकिन आपको जो इंग्लिश बुक्स हैं उनमें इसका दूसरा नाम भी एक मिलेगा, एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक की सेंस होती है, फिक्रे में आपको फिक्रा करके बताता हूं कि ये एम्फेटिक क्यों है और ये रिफ्लेक्सिव क्यों है। ठीक, मिसाल के तौर पे ये जो अल्फाज होते हैं, जितने भी समझो पर्सनल प्रोनाउन है उनके साथ सेल्फ लगा दें। पर्सनल प्रोनाउन माई सेल्फ, यहां पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, माई सेल्फ, हिम है मसलन हिम सेल्फ, हर सेल्फ। सो पर्सनल हो या पोजेसिव हो, इनके साथ जब हम सेल्फ लगा दें तो ये क्या बन जाते हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो बन जाते हैं। मतलब मिसाल तौर पे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स, आर सेल्फ, आर सेल्व्स, वन सेल्फ, ये हम पोजेसिव, इनको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेंस देखें डिफरेंट क्या है, ध्यान से अब सुनिए। आई शुड डू माई वर्क माई सेल्फ, मुझे अपना काम खुद करना चाहिए, जोर खुद पे है, ये जोर है ना, चूंकि अभी है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लेकिन हम कहेंगे ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है क्योंकि इसमें जोर है खुद पे। ठीक ठीक है, मसलन मैं कहूंगा आई शुड डू माई वर्क माई सेल्फ, या ही शुड डिपेंड ऑन हिमसेल्फ, उसको अपने पे डिपेंड करना चाहिए, रादर देन ऑन अदर, बल्कि दूसरों की बजाय, यानी दूसरों पर डिपेंड करने की बजाय उसको अपने आप पे डिपेंड करना है। जोर दे रहा हूं, जोर, जब आपको फिक्रे में ये सेंस लगे कि ये जोर दे रहा है तो फिर वो एम्फेटिक है। लेकिन आप वहां भी अगर रिफ्लेक्सिव कहेंगे तो वो गलत नहीं है, ये मैं सिर्फ एक इंग्लिश यूजेज आपको बता रहा हूं। पाकिस्तानी किताबों में तो शायद आपको ये मिले भी ना, एम्फेटिक प्रोनाउन नाउन शायद मिले भी ना, रिफ्लेक्सिव भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपको फर्क का पता होना चाहिए। इसी तरह मैं देखो ना, मैं कहता हूं इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू अम्यूज वन सेल्फ ऑन हॉलीडे, यानी वन सेल्फ का मतलब है वन हम लगाते हैं एवरी वन के लिए, ठीक है। इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू अम्यूज वन सेल्फ, यानी अपने आप को खुश करना, वहां वो जोर नहीं दिया जा रहा, तो ये यहां ये प्योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया है। इसी तरह मैं एक और मिसाल देता हूं, शी वॉज टॉकिंग टू हर सेल्फ ऑन द स्टेज, वो अपने आप के साथ, देखो ना, जब सेंस उर्दू में फिक्रे की सेंस हो अपना आप, अपने आप, तो फिर ये बन जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और जब उर्दू में सेंस हो खुद, जोर है, तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए, मुझे अपना काम खुद करना चाहिए, हमें अपना काम खुद करना चाहिए, जोर दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, इंसिस्ट किया जा रहा है, तो ये बन जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। सो ये बच्चों इसकी 8 इकसाम थी। इसमें सबसे बेसिक चीज मैं फिर बता दूं कि वो 3 हालतें आपने याद रखनी हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस जो वर्ब से पहले आए, ऑब्जेक्टिव केस जो वर्ब के बाद आए, चाहे वो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, में से कोई गर्ज नहीं, और पोजेसिव केस जो मलकियत को, ये सबसे ज़्यादा इंग्लिश में ये यूज़ होते हैं। और प्रोनाउन आसान आप कह लो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में शुमार किया जाता है, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। पूरी तवज्जो के साथ इसको सुने, इस वीडियो को रिवाइज़ करें, इस लेक्चर को। अगली जो मेरी वीडियो आएगी 2-3 दिन के बाद, उसमें मैं इसकी कराऊंगा आपको एक्सरसाइजेज़, और उन एक्सरसाइजेज़ में फिर हम देखेंगे कि ये इनको मुख्तलिफ किन अंदाज में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में मैं फिर यही कहूँगा, ये सिर्फ बेस है, बुनियाद है, अभी इसकी डिटेल बातें जो है आगे चल के हमने बहुत करनी है, ठीक है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।